हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बुइल्ड कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बुइल्ड कॉन्सेप्ट्स पर। सो टुडेज करंट अफेयर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर के करंट अफेयर्स। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। So here is our first question. Who has been appointed as 14th Attorney General of India? भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है भाई मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी को 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 14वें महान्यायवादी के रूप में अपॉइंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो कौन होता है, मतलब उसके लिए उनके क्या काम होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस लिए ये पद रखा गया है, तो ये हम जान लेते हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि उसके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे बनना है उसके पास कम से कम किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल का वकालत करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए उन्होंने वकालत की हो, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब जो इंसान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश मतलब जज बनने की काबिलियत रखता है, सुप्रीम कोर्ट में जो इंसान जज बनने की काबिलियत रखता है उसी इंसान को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। तो जो भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं ये बने हैं मुकुल रोहतगी। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है भाई? इन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। जो हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, जो कि अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, इनके द्वारा इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। और वही जो प्रेसिडेंट जो हैं वही इनकी सैलरी भी तय करते हैं। ठीक है, कि इन्हें कितनी सैलरी दी जाएगी। तो भले ही ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं ये, बट इनका ये जो सीट होती है ये गवर्नमेंट पद नहीं होता, ये सरकारी पद नहीं होता है इनका। ठीक है, तो और ना ही इनकी कोई तय सीमा होती है कि ये कब तक, या इनकी कोई आयु सीमा कि ये कब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने रहेंगे, क्योंकि ये पूरे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। वो जब तक चाहेंगे, उनकी मर्जी होगी, वो जब तक चाहेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर रह सकता है, और वो जब चाहें तब उन्हें हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मुकुल रोहतगी जी के बारे में जो पर्सनली इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो 12वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे 2014 से 2017 में, वो भी कौन थे? मुकुल रोहतगी। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि 3 साल पहले, मतलब 3 साल के लिए, इससे पहले 2014 से 2017 में 3 साल के लिए ये पहले भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और अब इन्हें 2022 से दोबारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किया गया है मुकुल रोहतगी जी को। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि दोबारा बन रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब हम समझेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये पद किस लिए बनाया गया, मतलब इनका क्या काम होता है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो किस लिए होते हैं भाई? ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर एडवाइस दे सके। ठीक है, वकील का काम आपको पता है क्या होता है। तो जो भारत सरकार के जो भी लीगल मैटर्स हैं उनके ऊपर ये भारत सरकार को सलाह दे सकते हैं। ये भारत सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये बस उन्हें सलाह दे सकते हैं। भारत सरकार माने या ना माने ये उनका अपना काम है। ठीक है, इसके साथ एक और क्या इनके पास विशेष अधिकार होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो संसद की किसी भी कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब उसमें हिस्सा ले सकते हैं। बट आर्टिकल 88 के अनुसार ये वोट नहीं कर सकते। मान लो अगर संसद में कोई बहस हो रही है, कोई बिल वगैरह आ रहा है, तो ये उस वक्त तो हिस्सा तो ले सकते हैं बट वोटिंग नहीं कर सकते। वोटिंग के टाइम पर ये वोट नहीं कर सकते। तो ये किसके अनुसार है? आर्टिकल 88। ये आप याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88 है ये दोनों अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 76 में क्या कहा जाता है, ये इसमें आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल के पद को
मतलब अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 76 के अनुसार भारत में अटॉर्नी जनरल का पद दिया गया है। ठीक है, और जो आर्टिकल 88 है उसके अनुसार क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की संसद के किसी भी कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, बट वहाँ वोटिंग नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक और इनका विशेष अधिकार क्या होता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कंट्री के किसी भी उसमें कोर्ट में जाकर ये अपना मतलब केस लड़ सकते हैं, वकालत कर सकते हैं। किसी भी कहीं भी जाकर ये कंट्री के किसी भी कोर्ट में ये जा सकते हैं, वहाँ कार्रवाई कर सकते हैं, बट ये संसद में वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88 है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, और जो भारत के 14वें महान्यायवादी बने हैं इनका नाम है मुकुल रोहतगी। तो आई होप मैंने आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझाई है, और अगर आपको याद नहीं रहता तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर और आप इन्हें नोट डाउन करते हुए चले, क्योंकि मेरे लिए लिखना अभी काफ़ी मुश्किल है और अभी स्क्रीन टच नहीं है लैपटॉप, तो थोड़ी दिक्कत है। तो आई होप आप समझ पाएंगे। So here is our next question. National Maritime Heritage Complex to be built in which state? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भाई गुजरात में। कहाँ पर बनाया जाएगा? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ बनाया जाएगा? लोथल रीजन में इसे डेवलप किया जाएगा, NMHC को। ठीक है, तो NMHC को कहाँ डेवलप किया जाएगा? लोथल रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात के लोथल का जो रीजन है वहाँ पर। लोथल क्या है भाई? हड़प्पा काल की एक बहुत ही पुरानी साइट है, हम सब जानते हैं इसे, लोथल सिटी। ठीक है, वहाँ इसे बनाया जाएगा, और इसे एक तरह से एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट आ सके। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसे बनाया जाएगा। और वहाँ पर क्या किया जाएगा भाई? वेयर द मैरिटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स वुड बी शोकेस्ड। जो प्राचीन काल से लेकर और आज के मॉडर्न जो टाइम आ चुका है, अभी आधुनिक समय के जो मैरिटाइम हेरिटेज है इंडिया के, उन्हें शोकेस किया जाएगा, उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो अन्य कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के, या फिर जो यूटी हैं, वो भी अपने मैरिटाइम हेरिटेज को यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका बेसिक आइडिया क्या है कि टू क्रिएट एन एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट अप्रोच। ठीक है, ये रहेगी इसका एक आइडिया, इसके पीछे ये है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन दी जा सके। मतलब क्या है कि अगर इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी विरासत के बारे में, समुद्री विरासत के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो बेसिक इसके पीछे ये रीजन है। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which edition of GMAX 22 hosted by the Indian Navy began in Bay of Bengal? भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित GMAX 22 का कौन सा संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ? तो ये है भाई छठा संस्करण, 6th एडिशन, जो कि बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है। और इसे किसने आयोजित किया है भाई? भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने इसे आयोजित किया है। किसे? GMAX 22 को। अब हम ये जान लेते हैं GMAX 22 क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा है GMAX की फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। ठीक है, जापान और इंडिया की जो नेवी के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो समुद्री युद्धाभ्यास चल रहा है, उसे ही क्या नाम दिया गया है? GMAX 22, क्योंकि ये 2022 में हो रहा है। एक होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, और अभी जो हो रही है वो हो रही है मैरीटाइम एक्सरसाइज, मीन्स समुद्री युद्धाभ्यास। ठीक है, तो इसे नाम दिया गया है इंडिया और जापान के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 है, उसका नाम है GMAX 22, और ये 6th एडिशन है। Next question is, which IIT has signed a pact with the University of Sydney to address international energy challenges? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस भारतीय IIT ने सिडनी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है भाई IIT मद्रास। IIT मद्रास ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ एक MOU साइन किया है, जो किस लिए किया गया है भाई? ताकि टू एड्रेस इंटरनेशनल एनर्जी चैलेंजेस, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा चुनौतियां अभी बनी हुई है पूरे विश्व में, उनका समाधान किया जा सके। जैसे कि हम पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए, वो भी तो एक टाइप ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के सोर्सेज ही है ना पेट्रोल और डीजल वगैरह, तो उन्हें बचाने के लिए अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं। इसी तरह से मतलब अलग अलग
विकल्पों को खोजा जा रहा है ताकि हम एनर्जी को बचा सके, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा चुनौतियां बनी हुई है उनका समाधान कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आईआईटी मद्रास ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ एक एमओयू साइन किया। Our next question is, which IIM has been declared India's best B school in Financial Times Masters in Management Ranking 2022? कौन सी रैंकिंग है भाई ये? फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग। ठीक है, 2022 के अनुसार किस आईआईएम को को भारत का सर्वश्रेष्ठ बी स्कूल घोषित किया गया है? तो इसका नाम है भाई आईआईएम बेंगलुरु। वैसे आईआईएम अहमदाबाद सबसे ज़्यादा फेमस है, बट इस बार जो जिन्होंने टॉप किया है वो है आईआईएम बेंगलुरु। इन्हें भारत का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ बेस्ट बी स्कूल के रूप में डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, तो कौन सी रैंकिंग के अनुसार? फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2022 के अनुसार आईआईएम बेंगलुरु। So our next question is, which state has become the first state in India to construct अमृत सरोवर in India? कौन सा राज्य भारत में अमृत सरोवर निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है भाई उत्तर प्रदेश। हम सभी को पता है कि अभी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसके साथ हमने अमृत सरोवर इनिशिएटिव लिया था, है ना, कि हम देश में 75 वाटर बॉडीज डेवलप करेंगे। ठीक है, अमृत सरोवर इनिशिएटिव। उसके तहत क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में भी जैसे ये सब शुरू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है रामपुरा। रामपुर में क्या हुआ है कि सबसे पहले एक तालाब को क्लीन कर दिया गया और उसे दोबारा से रिवाइव्ड कर दिया गया, जिससे कि इसे एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा रूरल एरिया में। जो ग्रामीण जो एरिया है उसके अंदर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है अब ये जो पोंड है वो। जो कि पहले क्या था भाई, ये पहले गार्बेज कूड़े कचरे ऐसे उससे पूरा बंद हो चुका था, मतलब ख़त्म ही हो चुका था, हम ये मानते हैं। बट अब उन्हें फिर से साफ किया गया और फिर से उन्हें साफ सुथरा बनाकर उनका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला ऐसा पोंड तैयार हुआ है। और ये कौन से गांव में है भाई? विलेज पंचायत पटवाई, ग्राम पंचायत कौन सी? पटवाई जो गांव है उसमें इसे बनाया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो भारत में सबसे पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अमृत सरोवर निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट द G20 लीडर्स समिट 2023? G20 लीडर्स समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 में जो G20 लीडर्स समिट होगी उसे आयोजित मेजबानी करेगा भाई इंडिया। ठीक है, उसका आयोजन कहाँ पर होगा भाई? इंडिया में होगा। तो जो G20 समिट होंगे उसमें और तो क्या ही होगा, हम सब लोग ही जानते हैं G20 के बारे में। तो उसमें स्पेशली इन्हीं टॉपिक्स पर बात की जाएगी, जैसे एंटी करप्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, वीमेंस एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। अभी जो सबसे मेन इशू है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट है ना, और एजुकेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, हेल्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म, कल्चर वगैरह, इन सब चीज़ों को लेकर जो सिविल इश्यूज़ हैं, लेबर या बिजनेस या साइंस, इन सब से रिलेटेड जो भी अर्बन इश्यूज़ है या वीमेन या यूथ से रिलेटेड जो इशू हैं, इन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और जो सबसे स्पेशल होगा वो तो जो है वो है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट और एजुकेशन और एनर्जी ट्रांजिशन। ये सबसे अहम होने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो जो 2023 में जो G20 लीडर समिट की मेजबानी करेगा वो देश है इंडिया। इंडिया में ये समिट होगी। Next question is, with which company Ministry of Electronics and Information Technology has collaborated to launch a program for XR technology startups? किस कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहयोग किया है? तो ये कौन सी कंपनी है भाई? मेटा कंपनी है, जिसने कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और जो IT डिपार्टमेंट है उसके साथ कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, किस क्या डेवलप करने के लिए भाई? XR टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। मतलब इसके तहत क्या किया गया है, इस एमओयू के तहत ये जो टाई अप किया है इसके तहत क्या होगा भाई कि जो IT मिनिस्टर स्टार्टअप हब है और जो मेटा है वो किसे सपोर्ट करेगी भाई? जो कि बहुत ही अभी जो नए स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं अर्ली स्टेज में जो स्टार्टअप्स हैं जो कि XR टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये इन्हें शुरुआत में 20 लाख रुपए देकर, मतलब हर एक को अलग अलग 20 लाख रुपए देकर उन्हें क्या करेगी? उन्हें सपोर्ट करेगी ताकि वो उसमें आगे काम कर सके। ठीक है,
और उन्हें एजुकेशन या लर्निंग एंड स्किल्स या फिर हेल्थ केयर एंटरटेनमेंट वगैरह में इस एक्सआर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। तो एक्सआर टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए मेटा कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसके साथ क्या होगा कि वो स्टार्टअप्स को क्या करेंगे भाई, सहयोग देंगे। ठीक है, तो ये आप देख। So our next question is, which state government will provide a unique farm ID similar to Aadhaar number to the farmers of the state? कौन सी राज्य सरकार राज्य के किसानों के लिए आधार संख्या के समान एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करेगा? तो ये है भाई उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी कि आधार नंबर की तरह ही किसानों के लिए एक यूनिक फार्म आईडी को एक यूनिक फार्म आईडी देगी किसानों को, अपने राज्य के किसानों को एक यूनिक फार्म आईडी देगी, जिससे कि क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं वो इस यूनिक फार्म आईडी से ऑनलाइन गवर्नमेंट के साथ सीधा कनेक्ट हो सके और उससे जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया है, कौन सी राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। So here is our last question. In which state the Kibitu military garrison has been renamed after General Vipin Rawat? किस राज्य में जनरल विपिन रावत के नाम पर किबितु मिलिट्री गैरिसन का नाम बदल दिया गया है? तो ये कहाँ पर है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। जो किबिथु मिलिट्री गैरिसन जो है ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसका अभी नाम किसके नाम पर बदल दिया गया है भाई? जनरल विपिन रावत के नाम पर। ठीक है, तो ये क्या है भाई, बेसिकली ये एक मिलिट्री कैंप है। ठीक है, किबिथु गैरिसन क्या है? एक मिलिट्री कैंप है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी पास में है। तो अब इसका नाम कर दिया गया है जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ठीक है, जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन अब इसका नाम कर दिया गया है, जो कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, एलएसी के पास में। ठीक है, तो ये थी भाई हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक यू वेरी मच।